मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। बजट से पहले विधानसभा पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और दावा किया गया कि पिछले वर्ष आर्थिक समृद्धि में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा और जीएसडीपी में 16.43% की वृद्धि दर हासिल की। तो आइए एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर। एमपी की जीएसडीपी 16.43%। 2022-23 में ऋण और जीएसडीपी का अनुपात 22.6% हुआ। औद्योगिक विकास दर 2022-23 में 24% हुई। किसान को ऋण 23%, एमएसएमई को ऋण 30.2% हुआ। 5,21,000 वेंडरों को 500 करोड़ का ऋण दिया। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में एमपी देगा योगदान। मध्य प्रदेश का $550 बिलियन का योगदान देने का लक्ष्य तय। प्रति व्यक्ति आय 38,497 रुपए से बढ़कर हुई 65,023 रुपए। प्रति व्यक्ति आय में 2011-12 के मुकाबले 70% की वृद्धि। प्रदेश का व्यय बजट विगत वर्ष में रुपए 2,17,313 करोड़ था। 2023 में 14% बढ़कर 2,47,715 करोड़ हुआ। कृषि ऋण में 13.41% की वृद्धि और एमएसएमई में 30.22% की वृद्धि। 100% वित्तीय समावेशन डिजिटल जिले का दर्जा हासिल किया। मध्य प्रदेश में बढ़कर 4,20,838 हुए स्व सहायता समूह। समूहों को 2022 तक आरएफ, सीआरएफ, सीसीएल स्टार्टअप फंड के जरिए दिया सहयोग। 6,178.26 करोड़ का कुल वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज एमपी का आर्थिक सर्वेक्षण आया है। मुझे प्रसन्नता है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो तथ्य आए हैं वो सिद्ध करते हैं कि एमपी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो तथ्य आए हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है। मुझे कहते हुए गर्व है कि 2022-23 में मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर में जो वृद्धि हुई है वो है 16.43%। ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रही है वो ये सिद्ध करती है कि लोगों के पास लगातार आय के साधन बढ़ रहे हैं। अगर आप राजस्व संग्रहण की बढ़ती हुई गति को देखेंगे तो हमने लगातार राज्य का करों का संग्रह भी बढ़ाया है और इसलिए मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, ये आर्थिक सर्वेक्षण बताता है। इधर आर्थिक सर्वेक्षण पर विपक्ष असंतुष्ट नजर आया। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने आर्थिक सर्वेक्षण को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा कि जनता से पूछिए, आय बढ़ गई तो फिर क्यों परेशान हैं? आर्थिक सर्वेक्षण झूठ का पुलिंदा। सरकार मध्य प्रदेश के आम व्यक्ति को जो परेशान है, पीड़ित है बेरोजगारी से, महंगाई से, उसके जख्मों पे नमक डाल रही है, कहते हुए कि मध्य प्रदेश में आम व्यक्ति की आय प्रति व्यक्ति बढ़कर 1,40,000 रुपया हो गई। पूछिए जनता से जाकर, अगर आय बढ़ गई तो क्यों परेशान है? अब सबकी नजरें बुधवार को पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं। नजर इस बात पर रहेगी कि चुनावी साल में मिडिल क्लास को साधने के लिए क्या सरकार कोई बड़ा ऐलान करेगी, तो वहीं युवाओं, महिलाओं और सर्वहारा वर्ग को साधने के लिए सरकार क्या राहत देती है, इस पर भी नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि सरकार की कोशिश इसी बजट से जनता के मन में अपनी छवि को दुरुस्त करने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो आखिर आम बजट से आप क्या समझते हैं, आप यानी कि जनता?
आम बजट आपके लिए क्या मायने रखता है? जब आप सुनते हैं कि फला वित्त मंत्री इस राज्य का बजट पेश करने वाले हैं, तो आपके मन में वो कौन सी बातें हैं जो आती हैं? अब चाहे वो बात किसी सौगात को लेकर हो या फिर किसी टैक्स को लेकर, लेकिन कुछ तो मन में आता होगा। अभी हाल ही में आपने देखा कि आम बजट किस तरह से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। तो क्या आम बजट को आप उसी तरह से समझते हैं कि सदन में बजट पेश हो गया और पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने मेज थपथपा के बजट की बड़ी बड़ी बातों का समर्थन कर दिया, और जो विपक्ष में हैं उन्होंने हो हल्ला किया, विरोध किया? लेकिन ध्यान दीजिए, पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक, वो आपके द्वारा ही चुने गए हैं, उन्हें आपने चुना है और अपना प्रतिनिधि बनाकर उन्हें संसद में या विधानसभा में भेजा है कि हमारे लिए काम कीजिए, हमारे लिए लड़ाई लड़िए और अच्छे से अच्छे बजट की अवकल्पना मत कीजिए, उसे जमीन पर भी उतारिए। और इसीलिए पक्ष विपक्ष के तमाम नेता काम करते हैं। विधानसभा में आप उन्हें विधायक कहते हैं और संसद में उन्हें आप सांसद कहते हैं। बस थोड़ा नाम बदल जाता है और काम बदल जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बुधवार को मध्य प्रदेश का ये जो बजट पेश होगा, जिसकी लागत बताई जा रही है तकरीबन 2.5 लाख करोड़। अब ये 2.5 लाख करोड़ सुनने में तो बड़ा लगता है, ऐसा लगता है कि सभी के लिए इसमें बहुत कुछ होगा। तो कई सारी आशंकाएं, आशाओं से भरा हुआ ही ये बजट रहता है। हालांकि क्या कुछ पेश होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर आईएनडी एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश। विकास की दौड़ में आखिर कहां है मध्य प्रदेश? आर्थिक सर्वेक्षण से दिखी राह क्या पूरी होगी जनता की चाह? बजट में क्या होगा खास? क्या पूरी होगी जनता की आस? अहम बात। और अंत में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सियासी तकरार क्यों? क्योंकि सरकार इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को इस तरह से प्रस्तुत कर रही है कि देखिए, अब जो बजट पेश होने वाला है उसकी झलकी, उससे पहले की झलकी तो हमने दिखा दी है, यानी कि बजट भी शानदार पेश होगा, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। राज्यपाल के अभिभाषण का भी जिस तरह से विरोध हुआ, तो अब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बता रही है कांग्रेस पार्टी। चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश मावई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। राजेंद्र वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं। और आर्थिक विश्लेषक चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत वर्मा साहब आपसे करना चाहूंगा। बजट पेश होने वाला है, बहुत सारी आशाएं भी हैं, तो अगला शब्द कुछ आशंकाएं भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर टैक्स बहुत लिया जाता है, क्या टैक्स में इस बार छूट दे सकते हैं? जगदीश देवड़ा जी। देखिए, जो मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है जी, वो बजट शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, किसान, महिला के लिए बजट आने वाला है। और मध्य प्रदेश की सरकार का शुरू से ही ये उद्देश्य रहा है कि गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित जी उन लोगों के लिए काम किया जाए। क्योंकि हमारी पार्टी के जो संस्थापक है वो ये हमें उसके लिए काम करना है जो समाज में सबसे पीछे और सबसे नीचे है। हम लगातार उसी के लिए काम करते हैं। तो ये बजट हो या हमारी अन्य योजना हो, उसमें हम महिला, युवा, किसान, दलित, गरीब, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, उसकी चिंता करते हैं। और मुझे लगता है कि जो बजट आने वाला है जगदीश देवड़ा जी का, वो बजट भी उसी के लिए होगा। अच्छा, ऐसा आपको लगता है। लेकिन अब मैं पूछता हूं मावई साहब से कि वो आर्थिक सर्वेक्षण को झूठ का पुलिंदा क्यों बता रहे हैं? जी मावई साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण हमारा आया है और अच्छा है। जब सब कुछ अच्छा है जी, मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक है, आर्थिक स्थिति ठीक है जी, तो फिर कर्जा क्यों लिया है? अभी हाल ही में कर्जा लिया है। और ये सरकार एक वर्ष बाद, दूसरी वर्ष बाद, ये हमेशा कर्जे से सरकार ये चल रही है। तो अगर जिस कर्जे से ही सरकार चलाई तो इस सरकार को तो कोई भी चला लेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी,
उस समय जो 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 कर्ज था उतना तो आज की सरकार ब्याज भर रही है। अच्छा। तो आखिर ये मध्य प्रदेश को किस दिशा की ओर ले जाना चाहती है? इन्होंने ये आकलन किया है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर कितना कर्ज आज की स्थिति में लदा हुआ है, इसका आकलन इन्होंने किया है। और जब 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 एक तरफ ये विकास की बात करते हैं और सब अच्छा कर रहे हैं, तो फिर कर्ज में क्यों डूब रहे हैं? निश्चित तौर पर ये झूठा फुलंदा है और कल सामने भी आ जाएगा जब बजट पेश होगा कि ये जो सरकार का बजट कैसा है, ये भी सब हम देख रहे हैं। हमें मालूम है कि क्या होने वाला है सरकार। ये पूरा चुनावी बजट होगा और लुभाने वाला बजट होगा, हमें मालूम है। लेकिन ये धरातल पर वाला बजट नहीं होगा, ये आप देख लीजिए। इसको हम अगर इसलिए हम ये कहते हैं और ये इसको हम मानते हैं कि ये बिल्कुल जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है बिल्कुल बेबुनियाद है और इसका कोई वो नहीं है, ये सब झूठा पुलंदा है। चलिए ठीक है, झूठ का पुलिंदा आपने बताया है। इस पे मैं वर्मा साहब से जवाब लूंगा, उससे पहले हम जैन साहब से जुड़ते हैं। जैन साहब, बहुत सारी आप किसी आम व्यक्ति से बात कीजिए, किसी ठेले चलाने वाले से बात कीजिए, किसी कामकाजी मजदूर से बात कीजिए और उससे पूछिए कि आप बजट से क्या समझते हैं। क्या पता है वो जो 8.5 करोड़ लोगों के लिए बजट पेश होगा उसमें एक आप भी व्यक्ति हैं, तो उस व्यक्ति को इतना रहता है कि साहब कुछ चीज़ों में छूट मिल जाए, कुछ चीज़ सस्ती हो जाए और कुछ सस्ता राशन वगैरह मिल जाए, कुछ फ्री की चीज़ें मिल जाए, बस इसके बाद उसके बजट का गणित खत्म हो जाता है। अब थोड़ा सा मतलब हर व्यक्ति के लिए बजट अलग मायने रखता है। एमएसएमई सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछें या फिर जो सुपर रिच है अगर हम उनसे पूछें तो सबके लिए अलग अलग रहता है। बहरहाल इस बार जो अनुमानित बताया जा रहा है बजट वो 2023 में तकरीबन 14% बढ़कर 2,47,715 करोड़ होगा। ये अनुमानित है अभी जी। देखिए, सरकार के बजट और व्यक्ति के बजट में एक मूलभूत अंतर होता है जी। व्यक्ति की जो आमदनी के सोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और लिमिटेड सोर्स में वो अपने खर्चों का व्यवस्थापन करके अपने बजट को बनाता है कि मुझे अपनी आमदनी में से खर्चों की किन किन खर्चों पे कैसे खर्च करना है। लेकिन सरकार का बजट इसके उलट बनता है। सरकार पहले खर्चों की आकलन करती है, फिर उसके हिसाब से कि उन खर्चों का कैसे आमदनी बनाना है, वो कैसे इकट्ठा करेंगे, उन खर्चों की पूर्ति कैसे करेंगे, तो फिर आमदनी का सोर्स तय करती है। जब आमदनी का सोर्स तय करती है तो उसमें उनकी प्राप्तियों के अलग अलग क्षेत्र होते हैं और जो आम आदमी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं चीज़ें वो 2 प्रकार से होती हैं। एक तो कलेक्शन के समय क्या उनके ऊपर कोई नया टैक्स या टैक्स में कोई छूट दी जा रही है जी, वो देखा जाता है। दूसरा, जो खर्चों की व्यवस्था, खर्चों का आकलन सरकार ने किया है, उनकी उत्पादकता क्या है, वो खर्चे किन मदों में खर्च हो रहे हैं, क्या उन खर्चों से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है। यदि ऐसा होता है तो खर्चा कोई सा भी हो, कितना भी हो, उससे प्रदेश को फायदा ही होना है। लेकिन यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी, ब्याज और अन्य मदों में यदि बजट का खर्चा होता है तो अनुत्पादक खर्चा माना जाता है और ऐसे खर्चे से प्रदेश को कुछ नहीं मिलता। लेकिन सरकार कह रही है कि पर कैपिटा इनकम में एक अच्छी बढ़ोतरी हुई है, बजट का साइज भी 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि मध्य प्रदेश के आकार के हिसाब से खर्चों का भी जो है आकलन सरकार ने किया होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ने की बात सर्वे में बताई गई है। तो उम्मीद की जाती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बताया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में अगर 2011-12 की तुलना की जाए तो तकरीबन 70% की वृद्धि हुई है, यानी कि ये बीते 10 सालों में। अब वर्मा साहब का हम रुख करते हैं। वर्मा साहब, आप तो कह रहे हैं बिल्कुल आकांक्षी बजट होगा, जनता के अनुरूप मन वाला बजट होगा, सब कुछ उसमें अच्छा होगा, लेकिन राकेश जी ये कह रहे हैं कि ये जो लोन लेने की परंपरा बढ़ती जा रही है, सरकार ये बताना चाहिए कि प्रति व्यक्ति कितना कर्ज है। ये
राकेश जी के सवाल है और मुझे लगता है राकेश जी कल की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्या कुछ सदन में वो सवाल करेंगे। राकेश जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी भाई साहब, दिग्विजय सिंह जी का इन्होंने मुझे याद दिलाया था कि दिग्विजय सिंह के समय ऐसा नहीं होता था। हाँ। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी के समय, जिनको हम मिस्टर भंटाढार कहते हैं, उनके समय ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना स्कूल में टीचर्स की व्यवस्था थी, ना अस्पताल में डॉक्टर्स की व्यवस्था थी। पूरा प्रदेश एक अराजक स्थिति में था। मैं जिस सोनकच्छ विधानसभा से आता हूँ, जहां से इनके सज्जन सिंह वर्मा जी विधायक हैं, वहां पर पूरी रात लोग बनियान में घुमा करते थे। मायके में आने को लड़कियां तरस जाती थी, क्योंकि उनके ससुराल वाले इसलिए नहीं भेजते थे वहां पर कि लाइट नहीं रहती थी, पूरे बच्चे परेशान हो जाते थे। सोनकच्छ की जनता ने स्वस्फूर्त पूरा 2 दिन का सोनकच्छ बंद किया था, सज्जन वर्मा जी के विधायक रहते हुए। तो दिग्विजय सिंह जी के समय की हालत तो ये थी। और दूसरी, जहां तक विकास का सवाल है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार लोन ले रही है, बिल्कुल ले रही है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है ये तो जब से, क्योंकि जो जनता है, सरकार होती है वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लोकतंत्र की परिभाषा यही है। आपने चूंकि दिग्विजय जी का जिक्र किया, वर्मा साहब सुनिए तो फिर अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। आपने दिग्विजय जी का जिक्र किया तो 2023 में 1,40,000 रुपए हो गई। सुनिए तो कर्ज की बात ही कर रहा हूँ। 2003 में दिग्विजय सिंह सरकार पर 20,000 करोड़ का खर्चा, यानी मध्य प्रदेश पर, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन अभी सरकार पर 3.32 लाख करोड़ तकरीबन, इससे ज्यादा का कर्ज है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा का कर्ज है। और 20,000 करोड़ रुपए तो केवल ब्याज चुकाया जा रहा है ना सर। तो इसलिए ये सवाल भी तो होंगे, अब वो चाहे वो राकेश जी करे या जनता करेगी, क्योंकि देखिए इस कर्जे का भी तो कुछ ना कुछ तो चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे पटाया जाएगा, कर्जा बढ़ता अगर चला जाएगा। मैं आपको बता दूं, दिग्विजय जी के समय 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। हमारा कर संग्रहण भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, हमारा कर संग्रहण भी बढ़ रहा है। उसके अभी आंकड़े मेरे पास हैं। जी बताइए। कर संग्रहण में आप देखिए, औद्योगिक विकास दर जो हमारी 24%, हमारी करों का संग्रहण 3 वर्ष में यहाँ 7.94% है। सकल घरेलू उत्पाद हमारा 2002 में 71% था। ठीक। 2023 में आज 13,22,000 करोड़ रुपए। जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा आज 45,685 करोड़ रुपए। ऐसा नहीं है, करों की भी संग्रहण सरकार उस तरफ से कर रही है। बजट में कटौती भी जहां पर हो सकता है वहां पर कटौती भी करते हैं। वित्तीय अनुशासन का जहां पालन करना है, वित्तीय अनुशासन का पालन भी करते हैं हम जी। लेकिन कुल मिला के बजट जो होना चाहिए, व्यक्तिगत मेरा ये मानना है और मेरी पार्टी का जो ये मानना है कि बजट जो है शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, किसान के लिए होना चाहिए, महिला के लिए होना चाहिए, आम आदमी को बजट में राहत मिले, ये सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कल बजट में सारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। चलिए। और जन आकांक्षी और जन आशाओं को पूरा करने वाला हम कल बजट मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जनता के सामने लाएंगे। चलिए ठीक है, हम भी यही उम्मीद कर सकते हैं। अब हम लौटते हैं राकेश जी के पास। राकेश जी, आप बता रहे थे प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं जी, आज इन्होंने आज जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, कभी इन्होंने युवाओं की तरफ देखा है? मध्य प्रदेश का 30 लाख युवा बेरोजगार होकर सड़क पर घूम रहा है, इसकी सुध इन्होंने ली। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो कहां इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र बनाए? क्योंकि मैं आपको बताऊं, औद्योगिक क्षेत्र बानमौर मुरैना का हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र मालूमपुर, भिंड, ग्वालियर का हो, जो कांग्रेस के शासन में जो फैक्ट्रियां थीं, वो इनके शासनकाल में फैक्ट्रियां सारी ध्वस्त हो चुकी हैं। 90% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। और मैंने आप मेरी भी बात सुनो, मैंने भी आपकी पूरी बात सुनी है वर्मा जी, मैंने भी आपकी पूरी बात सुनी है। तो आज वार्तालाप ऐसे आज कम से कम आपको युवाओं की तरफ जो देश का कर्णधार होता है, आने वाला भविष्य होता है देश का युवा, उनकी हालत ये है, ना तो उनको नौकरी है, ना उनको रोजगार है। तो आखिर देश किस दिशा में जाएगा? आपकी सरकार ने क्या सोचा है? सिर्फ इससे काम नहीं चलता कि आप सरकार तोड़ मोड़ कर बना के सरकार को चलाएं धन बल के आधार पर, उससे देश और प्रदेश चलने वाला नहीं है। आपको धरातल पे आना पड़ेगा। और आपके जो डॉक्टरों की स्थिति आपने देखी है, आपके सारे हॉस्पिटलों में कोई भी डॉक्टर नहीं है। कई 50% बगैर डॉक्टर के हॉस्पिटल बने हुए हैं, तो डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल नहीं है। आखिर देश, आपका प्रदेश किस दिशा में जा रहा है?
आपने किसानों की, जो हमारा मूल देश है, जो किसान हमारा, जिसको हम अपने प्रदेश को किसान बहुलता क्षेत्र कहते हैं, किसानों की तरफ आपने देखा है आज उनकी फसल, आज उनकी जो फसल है लास्ट पानी उसमें गिरने वाला, लेकिन बिजली विभाग ने उनके लाइट काट दी गई है, वे फसल हार जाएंगे। किसान सबसे अगर कमजोर कोई कड़ी होती है तो वो किसान होता है, क्योंकि किसान ऊपर वाला रूठ जाए, ओला पड़ जाए, ऐसा भगवान ना करे, पर उसके बाद तुम तो अपने हाथ से किसान को बर्बाद कर रहे हैं। कभी आपने महंगाई की तरफ देखा है? आम जो व्यक्ति क्या चाहता है, उसके राशन का सामान है, खाने पीने का सामान है, जो निचले तबके का व्यक्ति है उसको उसमें राहत मिलना चाहिए, इसमें टैक्स कम होना चाहिए, तभी तो उसकी रेट कम होगी। इस बात को कहते हैं बजट, ना कि कर्ज लेके सरकार चलाना और सरकार बनाने के लिए ये वर्तमान में जो कर्ज लिया गया है, इससे भला मध्य प्रदेश का, इस देश का होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है। जैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आप आर्थिक सर्वेक्षण में देखेंगे तो सरकार ने एक आंकड़ा दिया है लोन का, जी, कि 2005 में आमदनी के रेशो में 39.5% का जो कर्जा था वो 2020 में घट के 22.6% पे आ गया। तो आमदनी, बजट का जो साइज बढ़ रहा है, यदि उस साइज के हिसाब से और सरकार की आमदनी के हिसाब से लोन का प्रतिशत देखेंगे तो वो कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। जी, तो हमें एब्सोल्यूट टर्म में 3,32,000 लाख करोड़ रुपए एक बड़ा अमाउंट दिखता है, लेकिन हम 2.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस रेशो में जब हम कर्ज को देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा, यदि आप कर्ज नहीं लेते तो आपको डेवलपमेंट करना है, विकास की योजनाएं लाना है, लोगों को सहयोग देना है, लोगों की जरूरतों पे खर्च करना है, तो उसके लिए लोन नहीं लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टैक्सेशन करना पड़ेगा। सरकार उसको अवॉइड करके लोन की तरफ जा रही है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको जैसे कि अब 40,000 से ज्यादा प्रति व्यक्ति ये कर्जा बढ़ गया है, तो एक सरकार के पास अच्छा मास्टर स्ट्रोक क्या होगा कि ये जो लोन बढ़ता चला जा रहा है, मान लीजिए कल को दूसरी सरकार आती है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास भी यही चुनौती होंगी जो वर्तमान सरकार के पास है, कि किस तरह से इस लोन को एग्जिस्ट कैसे करेंगे, कैसे एग्जिस्ट होगा। देखिए, लोन को जो है पर व्यक्ति के हिसाब से नहीं देखा जाता। अच्छा। लोन को आमदनी के हिसाब से देखा जाता है। हम अपना लोन, जब बैंक भी आपको लोन देती है तो वो ये देखती है कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। तो रीपेमेंट कैपेसिटी आमदनी से और बजट के साइज से डिसाइड होती है, और उसके रेशो में आप देखेंगे तो लोन कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, वर्मा साहब, बिल्कुल छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। जी, राजेंद्र वर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है वर्मा साहब? चलिए, मैं राकेश जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राकेश साहब, देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक बात हमारे जैन साहब बोल रहे हैं, उस बात को मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने सरकारी आंकड़ा बताया है, सरकार के एक तरह से सरकार का पक्ष लेकर जी आप सीहे हैं, पर हमें तो सीधा सीधा ये बताइए कि आपने 2 साल पहले कितना कर्जा लिया, उसको कितना कम किया, आपने 5 वर्ष पहले कितना कर्जा लिया, उसको कितना कम किया, आपने 10 वर्ष पहले कितना कर्ज लिया, उसको कितना कम किया, आपने 15 वर्ष पहले कितना कर्जा लिया, उसको कम किया। तो तभी तो मध्य प्रदेश की जनता समझेगी कि हाँ, कर्जा लिया तो सरकार ने उसको पटाया भी था। जब आप पटा नहीं पा रहे, बल्कि आप तो सिर्फ ब्याज भर पा रहे हैं, जो इतना पैसा हो गया है कि पटाने की वो तो दूर की बात है, आप तो उसका ब्याज भर रहे हैं करकुरी के। तो इससे मध्य प्रदेश चलेगा? इससे देश चलेगा? ठीक। आज बात होती है कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से ये बजट की बात कर रहे हैं, कल बजट जो पेश आने वाला, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 18 वर्ष में कितनी घोषणा की हैं, जिसमें कितना अमल हो गया है, ये आप कभी आकलन किया है? ये अहम बात है। ठीक है। और कल पिटारा खोल देंगे विकास का, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आपने पूरा करी तो उसको तो पूरा करिए। अभी आप उसमें, मैं समझता हूं आप 5% 10% पूरा नहीं करे, आपकी 90% आपकी घोषणा अभी डू है, तो इससे देश और प्रदेश नहीं चलने वाला। ये बजट जो कुछ होने जा रहा है, ये तो चुनावी बजट होगा। ठीक है, वर्मा साहब, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया।
चाहता हूँ कि अभी राकेश भाई कह रहे थे कि धनबल से सरकार ले ली, तो मेरा एक कहना युवाओं के बात कि हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता यदि 10 दिन के अंदर नहीं देंगे तो हम इस मुख्यमंत्री बदल देंगे। उस पर ये सरकार बनी है और सिंधिया जी इसीलिए वहां से बाहर निकले और हमारी सरकार बनी। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कल का जो बजट आएगा जी, वो शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, किसान और जो झोपड़ी में रहने वाला इंसान है, गरीब व्यक्ति है, उसके आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये बजट होगा। और ये बजट चलिए ठीक है। वर्मा साहब, मावई साहब, जैन साहब, आप सभी सम्मानित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब देखिए, बजट से पहले चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन नजरें चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जाहिर सी बात है उस पिटारे में ही रहेगी कि जनता को क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि जनता के लिए पक्ष विपक्ष उतना मायने नहीं रखता है। टैक्स सिस्टम से चलने वाला ये जो पूरा बजट का भी सिस्टम है, इसे समझने में थोड़ा सा भले ही आपको दिक्कत हो, लेकिन अगर आप इसके मूल रूपों को समझना चाहते हैं तो उसे आसान भाषा में कुछ ऐसा समझिए कि शिक्षा पे कितना खर्च हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़क पर कितना खर्च हुआ, इसके साथ ही साथ हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर कितना खर्च हुआ। इसे समझने से आपको इतना आराम से और आसानी से ये बजट समझ में आ जाएगा और ये भी पता चलेगा कि आपके टैक्स का सही उपयोग क्या कुछ हुआ। तो ID24 की भी खास पेशकश बजट पर महा कवरेज जारी रहेगी, जिसमें आपको बहुत आसान भाषा में बजट समझाया जाएगा। आर्थिक विश्लेषक आपको बजट समझाएंगे। IND एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।